Closed doors, I'm a fool for your love. Welcome back. Today's topic: 4 theories of personal selling explained. बहुत ज़्यादा रिसर्च करी गई बाय किन्होंने, बिहेवियरल साइंटिस्ट ने, मार्केटिंग स्कॉलर्स ने, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। और वो क्वेश्चन प्राइमरीली क्या था कि सेलिंग जो है वो एक आर्ट है या एक साइंस है। बहुत सारी थ्योरीज डेवलप करी गई एक्सप्लेन करने के लिए कि बायर और सेलर के बीच में जो बाइंग प्रोसेस होता है उसको कैसे एक्सप्लेन करा जाए। क्योंकि बेसिकली जब आप किसी को कोई सामान बेच रहे हैं तो आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उस इन्फ्लुएंस को स्टडी करा गया 4 डिफरेंट एंगल्स के थ्रू, 4 डिफरेंट थ्योरीज के जरिए। तो जो 4 थ्योरी हैं सेलिंग की वो है नंबर 1 AIDAS थ्योरी ऑफ पर्सनल सेलिंग, नंबर 2 राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी, नंबर 3 बाइंग फॉर्मूला थ्योरी और लास्ट है बिहेवियरल इक्वेशन थ्योरी। इन 4 थ्योरीज में से थ्योरी नंबर 1 यानी कि एडस और थ्योरी नंबर 2 यानी राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी, ये दोनों सेलर ओरिएंटेड थ्योरीज मानी जाती हैं, जबकि जो बाइंग फॉर्मूला थ्योरी है वो प्योरली एक बायर ओरिएंटेड थ्योरी है। वेयरएज द लास्ट वन दैट इज द बिहेवियरल इक्वेशन थ्योरी, ये दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करती है, बायर का डिसीजन प्रोसेस और उस डिसीजन प्रोसेस के ऊपर सेल्स पर्सन का क्या इन्फ्लुएंस रहता है। सबसे पहले बात करेंगे एडस थ्योरी ऑफ पर्सनल सेलिंग के बारे में। तो AIDAS यहां पर इट स्टैंड्स फॉर A फॉर अटेंशन, I से इंटरेस्ट, D से है डिजायर, देन अगेन A से एक्शन एंड लास्ट है सेटिस्फैक्शन। तो ये थ्योरी बेसिकली ये बोलती है कि जो भी हमारा पोटेंशियल बायर होता है उसका माइंड इन 4-5 स्टेजेस से गुजरता है, 5 स्टेजेस से गुजरता है जब भी वो कोई परचेज डिसीजन करता है। सबसे पहला है अटेंशन ग्रैबिंग, बहुत क्रूशियल है सेल्स के लिए ये वाला स्टेप, पहला स्टेप, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोस्पेक्ट का माइंड उस स्टेट में पहुंचा दिया जाए कि सेल्स की बात वो आगे सुनने के लिए रेडी हो। अगर अच्छी शुरुआत एक कन्वर्सेशन की हो जाती है तो जैसे कहते भी हैं कि गुड स्टार्ट इज ऑलरेडी हाफ डन, राइट। तो अगर बिगिनिंग अच्छी हो जाए कन्वर्सेशन की तो चांसेस हैं कि पूरा सेल्स प्रेजेंटेशन जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो सुन लेगा। यहाँ पर सेल्स पर्सन को अपनी खुद की सोशल और साइकोलॉजिकल स्किल्स का यूज करना होगा ताकि वो प्रोस्पेक्ट की अटेंशन को ग्रैब कर सके और उसको डाइवर्ट कर सके टुवर्ड्स द सेल्स प्रेजेंटेशन। Second step is for I we have interest creation. अब जो हमने प्रोस्पेक्ट का अटेंशन ग्रैब करा था स्टेप नंबर 1 में, उसको इतना इंटेंसिफाई करना है, इतना बढ़ाना है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट में जाकर कन्वर्ट हो जाए। इसे करने के लिए सबसे पहले जरूरी है और ऑब्वियस है कि सेल्स पर्सन को खुद को अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होना पड़ेगा, नहीं भी है तो एटलीस्ट शो करना पड़ेगा कि वो एंथुसियास्टिक हैं। दूसरा मेथड जो यहाँ पर है इंटरेस्ट क्रिएशन का वो ये है कि प्रोस्पेक्ट को आप प्रोडक्ट हैंड ओवर कर दें ताकि वो उसको खुद हैंडल कर देख सके। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ब्रोशर्स होते हैं, कुछ प्रिंटेड मटेरियल या फिर कोई विजुअल एड्स जैसे वर्चुअल टूर, अगर कोई प्रॉपर्टी की बात करें हम तो वो भी यही पर्पज सॉल्व करता है, हैंडलिंग का। इस पूरे इंटरेस्ट क्रिएशन के फेज के ड्यूरेशन में उम्मीद ये रहती है कि सबको एक ऐसी सेलिंग अपील यहां पर हम ढूंढें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, जिसको प्रोस्पेक्ट सबसे ज्यादा वैल्यू कर रहा है। थर्ड स्टेप इज डिजायर स्टिमुलेशन। अब आपने उसका प्रोस्पेक्ट का अटेंशन ग्रैब कर लिया, इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, राइट। अब उसके अंदर एक ये प्रोवोकेशन, एक ये आप उसको प्रोवोक करें, किंडल करें कि उसके अंदर एक डिजायर हो उस प्रोडक्ट का मालिक बनने की, उस प्रोडक्ट को ओन करने की।
ये होता है हमारा रेडी टू बाय पॉइंट। ऑब्जेक्शंस भी आएंगे कुछ प्रोस्पेक्ट के इस स्टेज पर। ऑब्जेक्शंस मतलब कि उसके क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स, तो उनको बहुत केयरफुली हैंडल करने की यहाँ पर जरूरत है। टाइम बच जाए और सेल्स आसानी से क्लोज हो जाए अगर सेल्स पर्सन पहले ही एंटिसिपेट कर ले कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और उनका आंसर पहले ही प्रोस्पेक्ट को दे दे, इससे पहले कि प्रोस्पेक्ट वो क्वेश्चंस रेज करे। तो इससे टाइम भी बचेगा और सेल्स करने के चांसेस भी इंप्रूव हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप अंडर ADAS इज एक्शन इंड्यूसिंग। अगर सब कुछ ठीक तरीके से हुआ, प्रेजेंटेशन परफेक्ट रहा है, प्रोस्पेक्ट एक्ट करने के लिए रेडी है, एक्ट मतलब कि टू बाय द प्रोडक्ट, राइट, तो ये स्टेप तभी आएगी अगर सब कुछ अभी तक परफेक्ट रहा हो। कभी कभी इस स्टेप पर भी प्रोस्पेक्ट के अंदर थोड़ी हेजिटेशन हो सकती है, तो सेल्स पर्सन को यहाँ पर बहुत केयरफुली ये बात मॉनिटर करनी है कि अब डील जो है वो इफेक्टिवली क्लोज हो, और कुछ अगर उनका हेजिटेशन भी है प्रोस्पेक्ट का तो वो यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिया जाए। एक बार बायर ने बोल दिया सेलर को कि गुड्स को पैक कर दीजिए, तो अब ये सेल्स पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कस्टमर को, क्योंकि अब वो प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बनने जा रहा है, वो एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसको दोबारा से रीएश्योर कराए कि आपका डिसीजन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट था। सब कुछ अगर ठीक रहा तो लास्ट स्टेज है हमारा सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पर क्या है, कस्टमर लास्ट में इस इंप्रेशन के बाद आपके शॉप से, आपके स्टोर से बाहर निकलना चाहिए कि मैंने ये परचेज खुद अपनी फ्री विल से करा है, सेल्स पर्सन ने तो खाली मेरी हेल्प करी है टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, सेल्स पर्सन को यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहे उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद। सो दिस वाज अबाउट द ADAS थ्योरी ऑफ पर्सनल सेलिंग। बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 जो कि है राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी। इस थ्योरी को सिचुएशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी का भी नाम दिया गया है। इसका जो साइकोलॉजिकल ओरिजिन है वो जानवरों पर, प्राइमरीली डॉग्स पर करे हुए एक्सपेरिमेंट से इसका ओरिजिन आता है। जस्ट ब्रीफ में बता देता हूं मैं आपको क्या एक्सपेरिमेंट था। डॉग को जब हम फूड देते हैं तो जाहिर सी बात है उसके मुंह में सलाइवेशन, उसका सलाइवेशन होना, पानी मुंह में आना एक जाहिर सी बात है। वेयरएज अगर हम उसको बेल की साउंड सुनाएं तो वो सलाइवेशन वो नहीं करेगा, उसके मुंह में पानी नहीं आएगा, क्योंकि बेल को वो फूड से एसोसिएट नहीं कर रहा है। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो पावलोव, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एवरी टाइम ही यूज्ड टू फीड द डॉग ही यूज्ड टू रिंग अ बेल। ठीक है, खाना देते टाइम हर टाइम वो बेल बजाते थे। उससे क्या हो गया, कुछ टाइम बाद डॉग ने बेल की साउंड को खाने की के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया, और जब भी वो बेल उसके कानों में उसकी बेल की आवाज पड़ती थी, ही यूज्ड टू स्टार्ट सलाइवेटिंग। तो अब बात आज करते हैं, दोबारा हमारे टॉपिक पर आते हैं, राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी। यहाँ पर जो मेजर एम्फेसिस है कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, सिचुएशन में हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जिसको हम कुछ गुड्स बेचने चाह रहे हैं, वो भी एक प्रेडिक्टेबल वे में रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं ये उस प्रोस्पेक्ट के इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। और यहाँ पर इस थ्योरी को सेलर ओरिएंटेड इसीलिए बोला गया था क्योंकि इन सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने का काम सेल्स पर्सन का है। इस तरीके से कंट्रोल करें सर्कमस्टांसेस को कि अल्टीमेटली सेल का होना कंफर्म हो जाए। Coming on to the third theory, that is the buying formula theory. ये थ्योरी ये बोलती है कि बेसिक फोकस यहां पर रहता है बायर की नीड्स के ऊपर, बायर की प्रॉब्लम्स के ऊपर, और सेल्स पर्सन का रोल बस इतना है कि वो बायर को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको देने का उसका काम रहेगा। ये थ्योरी एक क्वेश्चन का आंसर मांगती है, वो ये है कि क्या थिंकिंग प्रोसेस चलता है प्रोस्पेक्ट के माइंड में जिससे कि वो ये डिसाइड करता है कि मैं गुड्स परचेज करूंगा या परचेज नहीं करूंगा। एक फैक्ट के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है, और ये है कि बायर जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे कोई नीड होती है या कोई प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन उसको उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद मिलता है। सो देयर इज बेसिकली अ नीड और अ प्रॉब्लम, उसका उसे सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? उस प्रोडक्ट से। अगर प्रोडक्ट से सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो उसे परचेज कर लेगा, और अगर वो उसका जिस पर्पस से उसने वो प्रोडक्ट जो है परचेज करा था
वो पर्पस सॉल्व हो गया तो वो सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं होगा। जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई प्रोस्पेक्ट को कोई नीड फील होती है तो वो कॉन्शियस हो जाता है, इस बात से उसको अवेयर हो जाता है कि सेटिस्फेक्शन की अब कमी है क्योंकि मुझे कुछ चीज की जरूरत है, राइट। उस चीज का सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिल सकता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस या दोनों के थ्रू, जो किसी प्रोड्यूसर या सेलर के पास है। तो बेसिकली बायर यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदने के मूड में नहीं है, उसका जो उसका इंटरेस्ट है सॉल्यूशन बाय करने में। अब ये जो सॉल्यूशन परचेज करा जाएगा ना, सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, प्रोडक्ट या सर्विस या दोनों, पहला पार्ट, और दूसरा उस प्रोडक्ट या सर्विस का ब्रांड नेम या फिर उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। ठीक है, तो अब एक और चीज यहाँ पर आ गई है, प्रोडक्ट का सॉल्यूशन तो ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देख रहे हैं, मगर एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ उसने उसको एसोसिएट कर दिया है। फॉर इंस्टेंस, कपड़े चाहिए तो पहनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ टॉमी हिलफिगर के, गाड़ी चलानी है तो सिर्फ ऑडी, फोन रखना है तो एप्पल, और ड्रिंक्स में मुझे सिर्फ पेप्सी पसंद है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम तो ये है कि कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, मगर अब उनके साथ एक ब्रांड नेम भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन का पार्ट बन जाता है। यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट या सर्विस है या फिर ब्रांड नेम है, उस ब्रांड नेम को प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि हाँ, ये एडिक्वेट है मेरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और बायर को उसको खरीदने के बाद एक प्लेजेंट फीलिंग आनी चाहिए आफ्टर परचेजिंग द प्रोडक्ट। अगर ये दोनों चीजें आती हैं, एडिक्वेसी और प्लेजेंट फीलिंग, तो अपने आप बायर जो है वो परचेज करेगा, और परचेज करने के बाद सेटिस्फाइड भी फील करेगा। नाउ वी कम टू द लास्ट थ्योरी, दैट इज बिहेवियर इक्वेशन थ्योरी। जो भी हमने पॉइंट पहले पढ़ी, राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी, उसी का ये एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। ये थ्योरी बाइंग बिहेवियर को ऐसे लेती है जैसे कि वो एक लर्निंग प्रोसेस है। यानी कि जब भी हम कोई परचेज डिसीजन लेते हैं तो वो एक बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस है हमारा, और उस लर्निंग प्रोसेस के अंदर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि एक प्रोस्पेक्ट का रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं, जैसे कि ड्राइव नंबर 1, दूसरा एलिमेंट है क्यूज, तीसरा एलिमेंट है रिस्पॉन्स, एंड द लास्ट इज रीइंफोर्समेंट। ड्राइव देख लेते क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलाई है जो एक बायर को कंपेल करता है, उसे इंपेल करता है कि वो कोई रिस्पॉन्स दे किसी स्टिमुलस को। ठीक है, इननेट ड्राइव्स भी हो सकते हैं जो कि हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स से अराइज होते हैं, और कुछ लर्नड ड्राइव्स भी होते हैं जो हम आसपास देखकर, सोसाइटी, सोशल अप्रूवल को देखकर हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, और वो उनको भी हमारे ड्राइव बन जाते हैं। सेकंड इज क्यूज। ये रिलेटिवली वीक स्टिमुलाई होते हैं, और ये बात डिटरमाइन करते हैं कि बायर कब रिस्पॉन्ड करेगा। कुछ ट्रिगरिंग क्यूज होते हैं जो डिसीजन प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं, कुछ न्यू ट्रिगरिंग क्यूज होते हैं जो डिसीजन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 3 इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स वो कुछ भी वो चीज है जो बायर करता है अगेंस्ट दीज एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। और रीइंफोर्समेंट, कोई भी ऐसा इवेंट जो बायर को ये विश्वास दिलाए कि जो भी उसने रिस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल ठीक था, यानी कि एनी इवेंट दैट स्ट्रेंथन्स द बायर्स टेंडेंसी टू मेक अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। इन चारों ही एलिमेंट को एक इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है जिसको बोला बिहेवियरल इक्वेशन, और दैट इक्वेशन इज बेसिकली B इज इक्वल्स टू P इंटू D इंटू K इंटू V, जहां पर P इज बेसिकली द रिस्पॉन्स और द इंटरनल रिस्पॉन्स टेंडेंसी of the buyer, right? D is basically a present drive, or you can say a motivation level, motivation factor. K is the perceived value, you can say, यानी कि incentive potential, that is the value of product or brand, और its perceived potential value किसकी नजरों में, buyer की नजरों में। और V है सारे क्यूज की इंटेंसिटी, चाहे वो ट्रिगरिंग क्यूज हो, प्रोडक्ट या फिर इंफॉर्मेशनल क्यूज हो, उन सबकी इंटेंसिटी। तो ये एक थ्योरी यहाँ पर दी, एक इक्वेशन दी जिसका नाम रखा गया बिहेवियरल इक्वेशन। वेल, दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग। होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। फील फ्री टू रेज एनी इश्यूज इफ यू आर हैविंग एनी कमेंट्स अबाउट द वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड, वी विल बी covering more topics of sales management similar manner. So thank you so much, thanks for listening, bye bye, and take care, stay safe, stay blessed.